हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल गुरुकुल क्लासेस। आपको पता है कि हम यहाँ पर अभी साइंस की क्लासेस ले रहा हूँ मैं, साथ में मैथ की क्लासेस भी पोस्ट करी हैं मैंने कुछ, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस बार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है इस बार ऊपर ही, और इस बार मैं आपको लिंक भी डाल दूँगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, शायद इसीलिए इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। और काफ़ी सजेशंस भी मिल रहे हैं मुझे क्लासेस को लेकर कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैंने जो लास्ट PDFs रह गई हैं पोस्ट करने के लिए, वो भी मैं इस वाले पेज पे, जो मेरा टेलीग्राम का पेज है, उस पर मैं अब डाल दूंगा। उसका लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। कोशिश ये करिए कि मेरी क्लासेस को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। और पूरा देखेंगे तो आपको ज़रा सी ही भी चीज़ मिस नहीं होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको हर एक मिनट में मिलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का एक और चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद हम फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री भी लेंगे। क्लास 9th के भी मैं कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा, मतलब पूरा कोर्स आपको इन समर वेकेशंस में कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अपने सजेशंस को प्लीज़ भेजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आई विल वेट फॉर इट, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने कभी महसूस किया कि हम जो वॉक कर पा रहे हैं वो हमारे लिए डे टू डे लाइफ का बहुत ही ईजी टास्क है वॉक करना। खाना खा लेते हैं भाई, हमारा खाना खा लेते हैं हम लोग आराम से, ईजिली भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, ठीक है। जब हमें इंजेक्शन करना होता है तो हम इंजेक्शन कर लेते हैं, एक्सक्रीशन करना होता है, ठीक है, तो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बहुत सारी चीज़ें, वो हमें टाइम टू टाइम नेचर जो है वो कॉल देता रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चलती कैसे हैं, तो मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था बायोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ग्लैंड्स के बारे में, वो कुछ 2 चीज़ें सेक्रीट करती थी। एक का नाम होता था एंजाइम्स और एक का नाम होता था हार्मोन्स, ठीक है। तो उसमें कुछ एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो ग्लैंड्स ही सिक्रीट करती हैं। तो मैं एक क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इस बार प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स को डालिएगा। आई एम वेरी वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड दैट कि आपके कमेंट्स आएंगे उसके लिए, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरे क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उसमें हम बाहर की जो चीज़ों से रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी आंखों पे अचानक से लाइट पड़ेगी तो आप अपने हाथ को आगे रख लेंगे, ठीक है। आंखों की जो लिड होती है, आई लैशेज़ जिनको कहते हैं, वो बंद हो जाएंगी, धूल आएगी तो वो बंद हो जाएंगी। कोई गर्म चीज़ है उसके ऊपर आपने हाथ रख लिया गलती से, तो एकदम से हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल करता है कि अपने हाथ को हटा लो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम एक्सटर्नली उसके रेस्पॉन्स देते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। कुछ हम इंटरनली देते हैं। इंटरनली कैसे, जैसे कभी कभार आपको गुस्सा आता है, ठीक है, कभी कभार आपको भूख लगती है, कभी कभार क्या मतलब रेगुलरली लगती है, तो आपको अपने आप ब्रेन सिग्नल दे देता है कि आपको भूख लग रही है। कभी कभार आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, आजकल जो कि चलते हैं, बहुत हाई चलते हैं इस एजेस में, है ना, इमोशंस बहुत हाई चलते हैं, ठीक है। तो वो इमोशंस किसकी वजह से होते हैं, आपको रोना आता है, गुस्सा आता है, ये सब क्या है, इंटरनली है, ठीक है। और जिन चीज़ों के खिलाफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनको कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई ऐसी चीज़, अब स्टिमुलाई वर्ड आपको इसमें बहुत बार इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बार हाँ, एक और चीज़, इस बार जो मैंने नोट्स ऐड करे हैं आपके, वो NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट से नोट्स को मैंने डाउनलोड किया है, और वहाँ से एडिट करके फिर मैंने नोट्स को आपके सामने रखा है। तो NCERT के ऑफिशियल नोट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ज़रूर अपनी जो है उसमें ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में, और जो आपके जो टीचर्स हैं उनको बनाकर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ईजी है, बहुत बहुत ईजी तरीके से दे रखा है इन लोगों ने, बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट
टू वेरियस स्टिमुलाई, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, कोल्ड हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे एनिमल्स करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल है विड्रॉ ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, एकदम से हाथ को हटा लेते हैं, हटाना मतलब विड्रॉ करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये दो चीज़ें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया जहाँ पर हमारी नर्व्स जो हैं वो रिएक्ट करें, उसमें ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगी, है ना। और एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब आपकी मसल्स भी काम करेंगी, अंदर की। एंडो मतलब अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब यहाँ पर ग्लैंड्स, यहाँ पर मेनली क्या काम करेंगी, ग्लैंड्स करेंगी। और नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स होंगी, ठीक है, आपका ब्रेन होगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। अब ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे ये लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मुझे पता है कि अपना फोकस जो है मैं इसकी तरफ ज़्यादा रखूँ, तभी आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो मैंने इस लाइट के लिए रेस्पॉन्ड किया, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली। अब इसमें बहुत सारी, अब एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उस पर रेस्पॉन्ड करने के लिए आपकी बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आँख ने देखा, ठीक है, तब मुझे सिग्नल दिया। जैसे आपने आम देखा कोई, ठीक है, अब आपको उसको तोड़ने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आँख ने आपके जज किया कि वहाँ पे है, ठीक है, फिर पेड़ पे चढ़ने के लिए आपके लेग्स वगैरह ने मूवमेंट दिखाई, वहाँ तक जाने के लिए फिर आपके हाथों ने यूज़ किया। तो एक चीज़ के खिलाफ रेस्पॉन्ड करने के लिए कई सारी चीज़ें रेस्पॉन्ड करती, कई सारी मसल्स रेस्पॉन्ड करती। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, उसी के खिलाफ क्या होते हैं, स्टिमुलाई यानी कि रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बॉडी पार्ट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, टू एक्ट अकॉर्डिंग थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड। अब इसके ऊपर एक्ट कौन करता है, मसल्स करती हैं और ग्लैंड करती हैं। अच्छा, इसको देखते रहिए इस वीडियो को। आपको आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के वो भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज स्टिमुलस। नाउ व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। मतलब कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में चेंज हुई और उसके अपोजिट में आपने क्या किया, रिएक्शन दिखाया, तो उसको क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे, स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि टचिंग अ हॉट प्लेट, हॉट प्लेट को टच करते ही आप क्या करोगे, अपने हाथ को विड्रॉ कर लोगे। रेस्पॉन्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन आते हैं, ठीक है, जो चेंज आते हैं आपकी बॉडी में उस स्टिमुलस के खिलाफ, उसे कहेंगे रेस्पॉन्ड। ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ को कैसे जज करेंगे कि ये गर्म है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कैसे करेंगे, रिसेप्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू, रिसेप्टर्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि मैं इनको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत तेज़ सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं आप, तो उसमें रिसेप्टर आपका कौन सा है, ईयर है। ये आपके लिए तो ईयर है, बट साइंस की भाषा में इसको क्या कहेंगे, फोनो रिसेप्टर कहेंगे। फ़ोन लगाते हैं ना, फोनो रिसेप्टर, ठीक है, फोनो रिसेप्टर कहेंगे। इसको ऐसे याद रखेंगे, फ़ोन से बात करते हैं, सुनाई देता है तो हम फोनो रिसेप्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है फोटो रिसेप्टर। ऑब्वियस सी बात है, फोटो रिसेप्टर का काम क्या होगा, विजुअल स्टिमुलस के खिलाफ वो रिएक्ट करेगा, मतलब दिखाई देने वाली चीज़ें। फोटो मतलब लाइट, आपको पता है लाइट किससे दिखाई देती है, हमारी आंखों से। ठीक है, उसके बाद आता है स्किन रिसेप्टर। स्किन के लिए कौन सा रिसेप्टर होगा, स्किन के लिए आप कहेंगे थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, इसका नाम दूसरा क्या है, थर्मो रिसेप्टर। ये पेन को बताएगा, टच को बताएगा, हीट को बताएगा, टेम्परेचर को बताएगा। ठीक है, फिर आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। स्निफ करते हैं चीज़ें ना, आप स्निफ करते हैं, तो वो किसके लिए होता है, नोज़। ठीक है, ये क्या करेगा, स्मेल डिटेक्शन में काम करेगा, स्मेल डिटेक्शन में। फिर उसके बाद आता है गस्टरी रिसेप्टर। गस्टरी रिसेप्टर, गस्ट वर्ड जहाँ भी आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो स्टमक से रिलेटेड है। और स्टमक से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि वो खाने वाली चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो आपको इनडायरेक्टली याद रखना है कि वो टंग होगा। वो क्या होगा, टंग रिसेप्टर को ही हम क्या कहते हैं,
गस्ट्री रिसेप्टर कहते हैं। अब ये रिसेप्टर मेनली आपने देखा होगा, मैंने ये 5 रिसेप्टर आपको बताया, यही 5 रिसेप्टर कहीं आपके सेंस ऑर्गन तो नहीं है ना, ये भी क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे ईयर हो गया, आइज हो गई, नोज हो गई, स्किन हो गई और आपकी टंग हो गई, ठीक है, वही आपके रिसेप्टर हो गए। बस उनको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं मैंने वो आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं बहुत इस बार स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये रिसेप्टर्स जो हैं कब रिएक्ट करते हैं, जब इनको सिग्नल्स मिलते हैं। अब इनको सिग्नल्स पहुंचाता कौन है, ठीक है, इनको सिग्नल्स पहुंचाता कौन है, तो आपके हर एक रिसेप्टर के पास में बहुत सारी नर्व्स होती हैं। नर्व्स, वो वेन और आर्टरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसरी नर्व्स कहते हैं इनको, ठीक है, वो पतली पतली सी होती हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि किडनी की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, नेफ्रॉन होती है ना, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। सेल किसकी होती है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी या फंक्शनल यूनिट होती है। वैसे ही नर्व्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे कहते हैं नर्व सेल, उसे क्या कहते हैं, नर्व सेल। और उसमें उसकी फंक्शनल यूनिट हो गई न्यूरॉन, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। मैं आपको बहुत अच्छे से न्यूरॉन का डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप ये मान लीजिए हर बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज न्यूरॉन, एंड सीधा क्वेश्चन आएगा डिफाइन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूरॉन कैसा होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूरॉन का शेप, मैं थोड़ा सा इसको आपकी स्क्रीन के लिए बड़ा करता हूँ, हाँ होप सही दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, डेंड्राइट्स इनको कहते हैं। अभी मैं इनके फंक्शन बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके बाद आती है सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी क्या है, ये वाली पार्ट सेल बॉडी है। इसके अंदर हर सेल बॉडी है तो इसके अंदर एक न्यूरॉन होगा, हर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्सॉन दिखाई दे रहा होगा, ये बॉक्सेस टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, और लास्ट में नर्व की एंडिंग दिखाई दे रही होगी, नर्व की एंडिंग। अब आपको मैं बता दूं कि इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे बहुत ही अच्छे और डायग्राम पे, सुंदर से डायग्राम पे, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया डेंड्राइट्स, ठीक है। जैसे फ्लैंक से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैंक से आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हाथ से होते हैं, ठीक है। मैं इससे बच्चों को जो अपने ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो इसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपके ये जो हाथ हैं इसको आप मान लीजिए नर्व क्या नाम है, न्यूरॉन मान लीजिए इसको, सॉरी इसको मान लेंगे न्यूरॉन। अब जो ये फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको आप मान लीजिए डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इनका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब आपको ये सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हो गई सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, यहाँ पे न्यूरॉन है। अब ये इन्फॉर्मेशन को जज करेगा, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको मैं ब्रेन तक भेजूं तो इसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, न्यूरॉन का काम है, न्यूरॉन आपको पता है ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो वो जज करता है। अब उसके बाद ये एक्सॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉक्सेस से दिखाई दे रहे हैं, ये जो सिग्नल्स को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, सिग्नल्स को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। अब ये जो सिग्नल्स कलेक्ट हुए ये थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट होती है इसीलिए, और ये बहुत विद इन सेकेंड्स होता है, नैनो सेकेंड्स होता है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ डे टू डे लाइफ में। एक्सॉन इसको आगे बढ़ाता है, और नर्व एंडिंग जो है वो और डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे ये नर्व एंडिंग है, ये और डेंड्राइट से कवर होगी और आगे बढ़ाती चलेगी, ठीक है, आगे बढ़ाती हुई चलेगी। जैसे ट्रेन में कोचेज होते हैं ना, वैसे आगे बढ़ा देगी। नर्व एंडिंग से एक और डेंड्राइट अटैच होगा, एक और डेंड्राइट अटैच होगा तो वो क्या करेगा, फिर वो आगे बढ़ा देगा, आगे बढ़ाता चलेगा। अच्छा, हर एक नर्व एंडिंग और नए डेंड्राइट्स, मतलब अगर मैं कहूँ ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग है। अब इसके एंड में एक और आपको दिखाई दे रहा होगा, एक और डेंड्राइट्स अटैच है, बट मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसे हम कहते हैं स्नैप्स। उसका नाम, गैप का क्या नाम है, स्नैप्स, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं अभी तक तो इलेक्ट्रिकल थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस गैप में आने के बाद वो सिग्नल्स केमिकल में हो जाते हैं चेंज, क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रिसिटी तब तक फ्लो नहीं करती जब तक कोई बीच में गैप
होना, मतलब गैप खत्म हो जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर पाएगी, बट इसमें गैप होता है। यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, वो केमिकल जो होता है वो फर्दर आगे बढ़ाता है सिग्नल्स को, ठीक है। एक केमिकल, द पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेजेस ऑन फॉरवर्ड ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। आपसे पूछा गया है वन वर्ड में कि जो केमिकल रिलीज होता है स्नैप्स में उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। बात समझ आया आपको, ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। ये गैप स्नैप्स बहुत पूछा गया है। स्नैप, ये मान लीजिए आपके न्यूरॉन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्नैप्स है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्नैप्स पे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं स्नैप्स एक बार और पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे हमने केमिकल सिग्नल्स के बारे में जान लिया था कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में चेंज होते हैं। अब स्नैप्स का काम क्या है, स्नैप्स जो है द पॉइंट, एक कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दो एक नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड स्नैप्स। तो आपको एक टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स, यानी कि डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग है, एक्सॉन का जो एंड का पार्ट है उसे नर्व एंडिंग कहते हैं, उस पर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट, यहाँ पे आके दूसरा डेंड्राइट कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक जंक्शन टाइप का बन रहा है, ठीक है, एक टर्मिनल टाइप का बन रहा है। यहाँ पर जो है केमिकल सिग्नल्स जो है वो अगले पे ट्रांसफ़र होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल रिलीज होता है उसको, ठीक है। तो उसे, उस गैप को कहते हैं स्नैप्स, ठीक है। स्नैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आज हम जाते हैं, अब हम आपको आई होप कि न्यूरॉन समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, वहाँ से दोबारा समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा स्टूडेंट जो मैं देख रहा हूँ वो पूरी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस, मैं फिर कहूँगा, रिपीट करूँगा, ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, आप टेलीग्राम पे प्लीज़ 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 मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर मेरे सिटी के आसपास हैं तो प्लीज़ जो पढ़ रहे हैं मुझसे उन्हें पता होगा मेरे सिटी के आसपास है तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी तरफ किसी ने अगर कुछ फेंक के मारा तो अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अचानक से एकदम से हाथ को पहुंचा देता है उसको, और आपको क्या करता है, डिफेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, आपको हाई होप समझ आए। देखिए, ये हमारी है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा है बॉडी पार्ट, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब किसी ने आपकी तरफ, उससे पहले मैं बताऊंगा नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रेन दिखाई दे रहा है, तो आपके ने हाथों ने कुछ, मान लीजिए हाथों ने सेंस किया गर्मी को, ठीक है, और उसने एकदम से ये जो देखिए नर्व एंडिंग और नर्व न्यूरॉन है उसके थ्रू ये जाएगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। ये रही स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आपके वापस से ये इसको भेजेगी ब्रेन तक, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेन जो है, अब मैं रिवर्स वाला प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ब्रेन वापस स्पाइनल कॉर्ड करेगा और वापस से आपको सिग्नल देगा कि आप जो है अपना हाथ को हटा लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन ये है, रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी तरफ किसी ने कुछ फेंका तो वो आपके आंखों ने जज किया, तो वो आपके हाथों की जो एक्शन है ना, जो आंख से जो सिग्नल है वो डायरेक्ट आपके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। अब वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, अब वो कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड ही आपको सिग्नल कर देगी कि अब अपने हाथ को आगे लगा लीजिए ताकि आप जो है बच जाएं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेशन क्या होता है? अ क्विक सडन इमीडिएट रेस्पॉन्ड टू द बॉडी टू द सर्टेन स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है जिसमें, वो एक्शंस को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखा हुआ है, नॉट ब्रेन, इसमें ब्रेन इंक्लूड नहीं होता, जैसे विड्रॉ ऑफ द हैंड, नी जर्क एक्सेट्रा। नी में कभी चोट लग जाए या फिर नी में जर्क हो जाए तो आप इजीली जो है आप उससे ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी है। द पाथवे थ्रू विच इम्पल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जहां पर ऐसे सडन एक्शंस रेस्पॉन्ड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। उस पाथ को पूरे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी तरफ किसी ने कुछ फेंका,
तो आपने हाथ को लगाया, तो ये हाथ जो ऊपर गया है, ये जो पाथ यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने बोला हाथ ऊपर कर लो, तो एकदम से ये जो पाथ आया, ये पाथ जो आया इसी को कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, बात समझ आया? जो पाथ फॉलो करते हैं सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के लिए और सिग्नल फिर वापस आते हैं आपके उस मेनली मसल्स पे। ठीक है, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये आपके आया हुआ है। अब आपको मैंने कोशिश की है यहाँ पे समझाने की कि कैसे चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में मैंने बताया, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टिमुलस यानी कि कोई चीज़ सामने से हो रही है, आपके ऑर्गन ने मान लीजिए वो सेंस करी हो, वो ऑर्गन है आपका स्किन। ठीक है, ये सेंसरी नर्व्स जो हैं वो जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, इन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू भी कहा जाता है कि सेंसरी न्यूरॉन इन्हें लेकर जा रहे हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स को सिग्नल करेंगी कि आप जो है वो हाथ को हटा लीजिए, है ना। तो स्किन ने सेंस किया हीट है, ठीक है, और वो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद मोटर न्यूरॉन ने कहा, मोटर न्यूरॉन ने वापस से सिग्नल किया कि आप उस हाथ को हटा लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन। और वो उसमें कौन इंक्लूड होती है, आपकी मसल्स इंक्लूड होती हैं। तो आप उसमें क्या कहेंगे, रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर पाएंगे उसमें, विड्रॉ ऑफ हैंड को आप अपने हटा पाएंगे। बात समझ आई? यही जो है ये है रिफ्लेक्स आर्क। आपसे रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाए तो आपको ये चीज़ बनाकर आनी है। ठीक है, डायग्राम में ये चीज़ बनाकर आनी है। डायग्राम बहुत आता है रिफ्लेक्स आर्क का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बहुत आता है, देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, रेफर टू द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। उसमें आपकी बुक में जो है एक एक्टिविटी है, उसमें दे रखा है, हैंड दे रखा है और आपको वाटर से कनेक्ट करते हुए दिखाया गया, गर्म को छूता और वो हटा देता है। आपको वो बनाने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा हार्ड लगता है, आप ये बना लीजिए। ठीक है, वेरी इजी, इस पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, रेस्पॉन्सेज आर ऑफ 3 मेन टाइप। जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो 3 तरीके के मेनली होते हैं। क्या, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी और एक रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो इंग्लिश अगर आपको ठीक से आती है तो आपको साइंस आपके लिए इजी है। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्शन आपके, देखिए आप वॉलंटियर बनते हैं ना, जब आपके स्कूल में कोई चीज़ फंक्शन कोई हो रहा है तो टीचर्स कुछ वॉलंटियर्स को चूज़ करते हैं कि आप अपनी मर्जी से उस काम में हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको हम कहते हैं वॉलंटियर्स, अपनी मर्जी से। तो वॉलंटरी एक्शंस वो होंगे जो हम अपनी मर्जी से कर पाएँ। ठीक है, हम पे जिनका कंट्रोल हो, हम जो कंट्रोल कर पाएंगे उन्हें कहेंगे वॉलंटरी एक्शंस। और मेनली ये वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, ब्रेन के। और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन या फिर पीछे का जो ब्रेन होता है उसे कहते हैं फोर ब्रेन। ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर मिड ब्रेन, अभी हम उस पर भी आएंगे। उसके बाद सबसे नीचे होता है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शन को। जैसे अगर मैं चाह रहा हूं तभी ये लिख पा रहा हूं या तभी मैं टाइप कर पा रहा हूं, तो उसे कहेंगे वॉलंटरी एक्शन, जो मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूंगा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं चाहूंगा तो जैसे आपसे रनिंग करने के लिए कहा जाए तो आप चाहेंगे तभी रनिंग कर पाएंगे, अपने आप नहीं होगी रनिंग। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसे कहेंगे वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये मिड और हाइंड ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे आपकी हार्ट बीट है, तो क्या आपका कंट्रोल है हार्ट की बीट के ऊपर? आप क्या उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि भाई हार्ट बीट है अब रुक जा? नहीं। आपका कंट्रोल रेस्पिरेशन के ऊपर है। आपको लग रहा होगा रेस्पिरेशन के ऊपर आपका कंट्रोल है, नहीं है बेटा। आपका कंट्रोल है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस बताया था। आपको देखना तो आप देख लीजिए उसको, दोबारा वीडियोस को देखिएगा जाके। ठीक है, तो हार्ट बीट, वॉमिटिंग के ऊपर भी नहीं होता है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इनके ऊपर भी नहीं होता है। ठीक है, फिर आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो आपके कंट्रोल में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करती है। उसको कंट्रोल कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आपने अपने हाथ को लगा लिया डिफेंड करने के लिए, तो वो क्या हो गया? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कुछ समझा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझा। ठीक है, उसके बाद आएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं शॉर्ट में, PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपके कोर्स में नहीं है, अच्छी बात है कि नहीं है। आपके में केवल क्या है? CNS और PNS। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ समझने की कोशिश की। फिर हम समझेंगे अब कि क्रेनियल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो CNS में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और क्रेनियल नर्वस सिस्टम में क्या है?
पीएनएस मतलब जहाँ पे नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेन मतलब ये ब्रेन से जो निकलती हैं नर्व्स, ठीक है, उनको कहते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। बात समझ आ गई, सिंपल, ठीक है। तो हम ब्रेन को थोड़ा सा समझेंगे, ब्रेन आपके, क्योंकि ब्रेन जो है आपके कोर्स का पार्ट है, तो ब्रेन को समझेंगे। ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के फंक्शन क्या है, आपको सिंपल आपको जानना है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं घुसना है, क्योंकि ज़्यादा इतना पूछा नहीं आता है। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, उसे कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, जो आपको ब्रह्म में रखा है ठीक है, सेरिब्रम। इसका फंक्शन क्या है भाई, ये थिंकिंग है, ब्रह्म में रखता है मतलब थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। करना है तो आप इसकी मदद से ही कर पाते हैं कोई चीज़, ठीक है। मेमोरीज, आप जो आपकी याददाश्त है, बादाम खाते हैं कि नहीं खाते हैं मेमोरी के लिए, तो वो सेरिब्रम को जो है वो अच्छा करती है। उसके बाद आ जाते हैं सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। अगर आपको भूख लग रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या करेगा, सेरिब्रम ही करेगा, ठीक है। अच्छा, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन आप सेरिब्रम तक पहुंचती है कि ऐसा काम करो, तभी वो काम करता है। थिंकिंग जो है, अगर आपको अपनी थिंकिंग को मजबूत करना है, आपकी मेमोरी को मजबूत करना है, तो आपके सेरिब्रम को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, फोर ब्रेन को अच्छा करना पड़ेगा। इसीलिए हम मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन जो है, क्योंकि वो सीधा हमारे जो फोर ब्रेन है उसको अच्छा बनाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में एक ग्लैंड है, एक पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और दूसरा पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, आपके घर में आपके फादर के जो फादर हैं, जिनको हम दादाजी कहते हैं, वो एक सबसे बड़े हेड हैं, ठीक है। उनके बाद तो पापा उनकी बात मानते होंगे, ठीक है, पापा जी जो हैं उनकी बात मानते होंगे अपने फादर की, ठीक है, और आप अपने फादर की बात मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हम तो किसी की नहीं मानते, ऐसा नहीं है ना ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आप मानते होंगे, ठीक है, अपने पापा की बात मानते होंगे, और पापा जो है वो दादाजी की बात मानते हैं। तो हम ऐसे समझेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया हमारे दादाजी, ठीक है, और पापा क्या हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करेंगे, वो पूरे सबको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो पापा को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इतना ही है बस, मिड ब्रेन में इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसे कहते हैं सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है। सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम होता है जो कि आपके, सेरिबेलम देखिए आप नाम को बैलेंस से करिए, सेरिबेलम, बैलेंस, ठीक है। तो जो आपके बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को बना के रखना, मतलब सीधे चल पा रहे हैं आप, तो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे, रन कर पा रहे, बैठ पा रहे, ये किसकी वजह से बैठ पा रहे हैं, ये आपका सेरिबेलम अच्छा है, इस वजह से, सेरिबेलम की हेल्प से, ठीक है। और आपके जो कुछ वॉलंटरी एक्शन है, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब मेडुला क्या करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसका नाम आपने बहुत फेमस है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये आपके किन किन चीज़ों को कवर करता है, ये करता है आपके ब्लड प्रेशर को, ठीक है, सलाइवेशन यानी कितना आपका सलाइवा बनेगा उसको, वॉमिटिंग को, इनवॉलंटरी एक्शन को मेनली कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोन्स के, किसको कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरायर आपकी बॉडी ठीक से कर पा रही है नहीं, उसे कहते हैं पॉन्स, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग कलर से, रेड कलर से देखेंगे तो आप रेड कलर से आप देखेंगे तो ये सेरिब्रम है, ठीक है, और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर ब्लू कलर जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट है, येलो कलर जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो मिड ब्रेन में आपको पता है कि फोर ब्रेन में आपको पता है कि सेरिब्रम आएगा, और मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही होगी। हाइंड ब्रेन में आपको पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम दिखाई दे रहे होंगे। ये रहा ह्यूमन ब्रेन का थोड़ा सा आपको मैंने डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये ब्रेन है आपका, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड्स हैं इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो ब्रेन तो पहली बात तो आपको पता है स्कल के अंदर होता है। स्कल और ब्रेन यानी सेरिब्रम में एक थोड़ा सा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्यों भरा होता है,
ताकि आपको कोई चोट लगे तो वो चोट आपके सेरिब्रम को ना नुकसान पहुंचा पाए। उस फ्लूइड का नाम है मेनिंजिस। और ये मेनिंजिस ही सेम आपकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट 33 पेयर होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स कॉलम के 33 पेयर्स होते हैं, ठीक है। आपको उनके नाम लिखकर बताने कि 33 पेयर्स के जो कॉलम्स हैं, ठीक है, 33 पेयर्स के कॉलम्स हैं वो 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। 33 पेयर्स 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं, कि अगर आपने नाम लिखे तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स कॉलम, जैसे एक ये वर्टिब्रेट कॉलम है, ठीक है, और ये जो बैकबोन होती है आपकी, उसमें कॉलम्स होते हैं, मतलब कहेंगे कि टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जैसे एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, इनके बीच में भी गैप होता है, यहाँ पर भी फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इस फ्लूइड का भी नाम मेनिंजिस ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तो आपके ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहे हैं कि आपकी जो चलते समय ये दोनों जो बोन्स हैं वो टकराएं नहीं, टकराएंगी तो आपको दर्द होगा, आपकी जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, ये भी आपस में जो है फ्रिक्शन की वजह से वो खराब ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करिए, जो शॉक लगे आपको, मतलब चोट लगने पे आपको ज़्यादा चोट ना आए, मतलब किसी से टकराने पे आपको ज़्यादा चोट ना आए, तो मेनिंजिस वहाँ पे वो काम करता है। स्कल के अंदर स्कल और सेरिब्रम के बीच में होता है वो फ्लूइड, मेनिंजिस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का भी मैंने बता दिया, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर होती है, कॉलम है इसके अंदर ऐसे फंसी होगी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे, ठीक है। और इनके बीच में गैप हो गया, इन गैप के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके बीच में दिखाई दे रही होगी गैप, उस गैप में बड़ा होता है फ्लूइड, उसका नाम होता है मेनिंजिस, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी है, वो भी किससे प्रोटेक्ट होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम से जो है वो प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। अब हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जो होती है वो सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन्स से कलेक्ट होती है, वो आगे बढ़ती है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर वो प्रोसेस करा जाता है ब्रेन के थ्रू, और फिर डिसीजन मेक होता है ब्रेन के थ्रू। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है वापस से भेजते हैं सिग्नल्स को, है ना, मसल्स के पास, और फिर मसल्स उस पर काम करती हैं, और उसके बाद फिर उसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, और एक्शन जो है वो फिर लिया जाता है। ये सब प्रोसेस होने में नैनो सेकेंड्स लगते हैं बेटा, नैनो सेकेंड्स, इसीलिए आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये सब काम हो रहा है, ठीक है। हमें भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है, आपको इसका अंदाज़ा इससे पता चल रहा होगा कि कितने विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन सेकेंड्स ये काम हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर से भी तेज़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे एनिमल्स का, आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने एनिमल्स का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। सेंट्रल अंदर से क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे कैसे बाहर की चीज़ों को हम रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, बाहर की चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब ऐसे ही हम बाहर की चीज़ों को लेकर प्लांट्स में देखेंगे कि प्लांट्स बाहर की चीज़ों से कैसे रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। देखिए, प्लांट्स के पास ज़्यादा बाहर की चीज़ें रेस्पॉन्ड करने के लिए होती नहीं हैं, बाहर की चीज़ों पे करने के लिए, देखिए, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं, उन्हें टेंशन नहीं होती कि यार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, है ना। तो बाहर की चीज़ों, या वो मैं कहूँगा कि उनको एनर्जी भी ज़्यादा लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो उनके पास 3-4 चीज़ें ही होती हैं, वो उसके खिलाफ वो रेस्पॉन्ड करते हैं। एक, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्लांट को जज कैसे किया जाता है, अच्छा बच्चा कब माना जाएगा कि अगर उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो ग्रोथ पे मूवमेंट कुछ डिपेंड होंगे और कुछ ग्रोथ पे नहीं भी होंगे, ठीक है। तो मूवमेंट जो ग्रोथ पे रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उन्हें कहेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट। जो मूवमेंट पे ग्रोथ पे रिस्पॉन्ड करेंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा सनफ्लावर, आपने बहुत सुना है कि वो सन की लाइट के थ्रू, जैसे जैसे सन चलता रहेगा वैसे वो मूव करेगा, तो वो लाइट के लाइट एक स्टिमुलाई हो गई उसके लिए, है ना, और उसके अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ऐसे प्लांट्स जो लाइट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे उन्हें कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, उनकी जो ग्रोथ है वो लाइट की तरफ लिखती है। इसमें एग्जांपल है कि आप किसी प्लांट को अंदर रखिए अपने रूम में, और किसी प्लांट को आप विंडो पे रखिए, वहाँ पे लाइट आनी चाहिए, तो जो उसकी जो बेल है वो बाहर की तरफ दिखाई देगी, लाइट की तरफ ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है, लाइट की तरफ झुकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये यहाँ पे एक मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं प्लांट की,
यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स क्या होती हैं, ग्राउंड के अंदर जो होती है उन्हें रूट्स कहते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो होती है उन्हें शूट्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये ग्राउंड के अपोजिट क्या चल रही होती है, शूट ऊपर की तरफ चल रही होती है, और ग्राउंड के साथ में अंदर की तरफ क्या चल रही होती है, रूट चल रही होती है। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब जो ग्राउंड की तरफ बढ़ेगा उसे कहेंगे मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उसे कहेंगे हम जियोट्रॉपिज्म। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, ये वाटर की तरफ मूवमेंट दिखाएंगे, जहाँ पानी होगा उस तरफ, जैसे कि मनी प्लांट है, वो आपने देखा होगा पानी में बहुत अच्छा ग्रो करता है, ठीक है, तो वो इजी है, वो आपके लिए बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में आपको फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर आपने देखा होगा, यहाँ पर कीमोट्रॉपिज्म का एक मैं बहुत अच्छा सा आपको डायग्राम देके होपफुली समझाना चाहूँगा। ये मैंने बनाया है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर आकर पॉलिन ग्रेन गिरते हैं, यहाँ पर आकर पॉलिन ग्रेन यहाँ पर ऐसे करके गिर गए, उसके बाद इनका मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, आपको पता है यहाँ पे ओवम होगा और यहाँ पे होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे नया एक प्लांट आपको देखने को मिलेगा, उसको कहेंगे जाइगोट, ठीक है। एक नया आपको एक एग जब फॉर्मेशन होगा तो नया आपको फीटस दिखाई देगा, उसे कहेंगे जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ चल रही है ना, पॉलन ग्रेन का मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को कहेंगे हम लोग कीमोट्रॉपिज्म। जब आपका मूवमेंट केमिकल्स के थ्रू होगा, केमिकल के पास होगा, तो उसे कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, बात समझ आई आपको, कीमोट्रॉपिज्म। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग, जो मूवमेंट कुछ ऐसी भी होती हैं जो अब आपके ग्रोथ के लिए नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ टच की तरफ जो रिस्पॉन्स करते हैं, टच की तरफ जो रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। टच की तरफ अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसे कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। कुछ होते हैं जो टच के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, टच के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसे कहेंगे नेस्टी मूवमेंट, उसे कहेंगे नेस्टी मूवमेंट। आपने देखा होगा टच मी नॉट, छुई मुई का एक पौधा होता है, जैसे कि आप उसे टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो कोलाइड होने लगती हैं, आपस में मिलने लगती हैं और ड्रॉप होने लगती हैं लीव्स। तो वो क्यों क्योंकि वो कैसा शो कर रहे हैं, नेस्टी मूवमेंट शो कर रहे हैं। उनका कोई ग्रोथ से लेना देना है नहीं है, तो वो ग्रोथ के अलावा इंडिपेंडेंट होती हैं, ग्रोथ के अलग होती, डिपेंड नहीं होती ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बेल को रस्सी से बांध दीजिए, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो टैंगल करते करते उसकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, तो उसे कहेंगे, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर। वो इसमें नहीं दे रखा, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, वो कौन सा ट्रॉपिज्म होगा, वो होगा थिग्मोट्रॉपिज्म। समझ आ गया। अब हमने बाहर के जितने भी मूवमेंट्स जो वो करते हैं, रेस्पॉन्ड जो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए चाहे वो एनिमल्स हो गए, वो हमने पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि अंदर से कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, अंदर की चीज़ों को लेकर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ प्लांट्स आपने देखे होंगे हरे भरे रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, प्लांट्स के अंदर फ्रूट पकते हैं तो वो कैसे पकते हैं, प्लांट्स में फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है वो कैसे होता है, ये अंदर की चीज़ें हैं, तो हमें इसको अंदर की चीज़ों को अलग से पढ़ते हैं। ऐसे ही पहले हम प्लांट्स के पढ़ेंगे, फिर अंदर की चीज़ें जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्लांट हार्मोन, प्लांट्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो, अब ऑब्वियसली बात है अंदर के लिए जो भी सिस्टम अंदर के लिए आएगा उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। अब इसमें एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, याद रखिएगा, प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसको हम कहेंगे एंडोक्राइन, मैं आपको समझाने के लिए बताए दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लांट्स में अब अंदर की चीज़ों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स। कौन रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये भी ग्रोथ को क्या करेंगे, ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे, रेस्पॉन्स जो एनवायरनमेंट के हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ये शूट की टिप पर होता है। शूट की टिप यानी कि जो आपका ग्राउंड के ऊपर का सब पार्ट होता है, उसकी जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उस पे, उसे कहेंगे शूट की टिप पर। तो ये कहाँ लाई करेगा, शूट की टिप पर लाई करेगा, और ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। लाइट की तरफ जो है सेल्स को बढ़ा देता है, सेल्स की ग्रोथ कर देता है, इसीलिए आपको दिखाई देगा लाइट की तरफ ज़्यादा ग्रो करते हैं प्लांट्स। फिर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करता है, स्टेम तने की उसके ग्रोथ करता है। फिर आता है साइटोकाइनिन, ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल्स को डिवाइड करने का काम करता है। जैसे सेल को डिवाइड करेगा, 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से फिर 4 हो जाएंगी, है ना।
तो ये सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो जो प्लांट्स है वो बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, क्योंकि अगर सीड की मान लीजिए अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो वो सीड फट जाएगा, और वो सीड फट गया तो वो किसी काम का नहीं, तो उसको रोकता है। और क्या करता है, ठीक है, विटिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स को गिराने का काम। जब लीव्स ज़्यादा पक जाती हैं, ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं, और जो लीव्स के साथ साथ जो फ्रूट्स ज़्यादा पक जाते हैं तो उनको अब पेड़ से अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर कोई बीमारी हो गई फ्रूट्स के अंदर या लीव्स के अंदर तो वो पूरे प्लांट में जो है वो फैल सकती है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उनको हटा देता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये 4 हार्मोन्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हमारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा, वो समझ आएगा। मैं आपको बता चुका हूं, जो अंदर की तरफ करते हैं उन्हें कहेंगे हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। इसे क्या, ये किस में आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। ये हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप बताएंगे मुझे किस जगह पर है, मिड ब्रेन में आता है। ये किसके अंदर आएगा, मिड ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस यानी दादाजी कंट्रोल करेंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये फर्दर कंट्रोल करती है बाकी की सारी ग्लैंड्स को, ठीक है। बाकी की सारी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन का मिड ब्रेन का पार्ट। उसके बाद आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड, अब हम ऊपर से नीचे चलते हुए चलेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आपके थ्रोट में होती है, इसीलिए इसका नाम भी थायराइड है, थ्रोट से मिलता जुलता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है आपका बॉडी में आपने जो खाना खाया उसको कितना जल्दी पचाया जाए, ठीक है। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत स्लो होता है। किसी की जिसका अच्छा होता है वो जो है खाने को पचा लेते हैं तो फिट अच्छे से रहते हैं, ठीक है, और जिसका बहुत स्लो होता है वो फैट उनके अंदर स्टोर होने लगता है। तो मेटाबॉलिज्म का स्लो होना ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत फास्ट होना भी अच्छा नहीं है। तो दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये करता है थायराइड ग्लैंड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन जो है उसको सेक्रीट करता है, ठीक है। तो इसको ये सेक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, थायरॉक्सिन हार्मोन। नाम जरूर याद रखेंगे कौन से हार्मोन को सेक्रीट करता है। उसके बाद इसी के साथ में इसी की हेल्प करने के लिए एक पैराथायरॉयड ग्लैंड और इसी के आसपास रहती है। जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड है ना, तो इसके आसपास एक और ग्लैंड होगी जो इसकी हेल्प करेगी, इसे कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऐसे ही अटैच होती है, ठीक है, उसी के पास में अटैच, जहाँ पे पैरा वर्ड आ जाएगा वहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये उस चीज़ को हेल्प करने के लिए, उसके साथ वाली चीज़ को हेल्प करने के लिए लगाई गई है। जैसे आपको पता है कि पैरा कमांडोज होते हैं, जब हमारे सोल्जर्स को आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है चीज़ें तो किसको बुलाया जाता है, पैरा कमांडोज को बुलाया जाता है, पैरा फोर्सेस को बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो किस लिए आते हैं, हमारे फोर्सेस को हेल्प करने के लिए, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये आपकी जो किडनीज होती हैं, ये रही आपकी किडनी, उसके ऊपर जो है दिखाई देती है। मेरी बहुत मनपसंद ग्लैंड है ये, ठीक है, मेरी मनपसंद ग्लैंड है और ये एड्रेनल हार्मोन को रिलीज करती है। मेरी मनपसंद क्यों है, क्योंकि ये आपके गुस्से को कंट्रोल करती है, ठीक है, आपके अंदर की जो पावर है उसको जनरेट करती है, ठीक है। अचानक से आपको, आप जो लोग वर्कआउट करेंगे उनको ये बात पता होगी, वो लोग एड्रेनल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसको मैं दोबारा से कराऊंगा, ठीक है, पेनक्रियाज। देखिए इससे बहुत लोग दुखी हैं क्योंकि वी आर द डायबिटीज कैपिटल। हमारे इंडिया को कहा जाता है, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज होती है। अब ये पेनक्रियाज का काम क्या है, मैंने बता दिया आपको। देखिए शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश की है। पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है, इसे कहते हैं इंसुलिन। आप देखिए ये पेट के आसपास ही है, इंटेस्टाइन के ऊपर है, पेट के आसपास है आपका जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, उस वहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, इंसुलिन को रिलीज करती है और ये करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट, कि ब्लड शुगर लेवल जो है आपके बॉडी में ब्लड का शुगर का लेवल हाई ना हो जाए और बहुत कम ना हो जाए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो आपके हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली बात है, थिक हो जाएगा ब्लड आपका। तो इंसुलिन हार्मोन्स उसके लिए है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए इंसुलिन के जब इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ का पूरा नाम मुझे बताएंगे, उसको मैं कुछ दूंगा, ठीक है। डायबिटीज़ का पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलिसिस, ठीक है। तो वो
एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो वो स्किन के ऊपर ऐसे हटाकर और यहाँ लगाया जाता है पेट के पास में। क्यों? तो कि वो एक्टिव कर देता है हमारे पैनक्रियास को और वहाँ से इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट जो हैं, जो मेल और फीमेल में आपको दिखाई देगा कि अंतर बताते हैं। देखिए फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं, वैसे ही मैन के पास भी 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये कितनी होती हैं क्वांटिटी में? ये देखिए 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरीज जो होती हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? 3 हार्मोन रिलीज करती हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है, अभी बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन होगा इसमें, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। जो आवाज़ आपको दिखाई देती है, पिच बहुत हाई होता है गर्ल्स की आवाज़ का, वो किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। और इसे कहेंगे कि फीमेल मेकिंग हार्मोन है। मेमोरी ग्लैंड जो हमारी मदर्स का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो किसकी वजह से जनरेट हो पाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से हो पाता है। ठीक है, उसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन मैंने क्यों बताया कि बहुत कम, आपने देखा होगा कि आजकल जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है PCOS एंड PCOD की। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से गर्ल्स को फेशियल हेयर दिखाई देते हैं, आपके हेयर की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती। क्यों? और वहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है, तो उनको जो उनकी पीरियड साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो अनइवन हो जाती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वो लोग, है ना। वो डॉक्टर फिर क्या बताता है कि एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, जो हमें पहले से पता है, लेकिन गर्ल्स वो चीज़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। अगर PCOS और PCOD से आपको रिलीफ चाहिए ना, तो उससे अच्छा तरीका नहीं है, आपको एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मेल मेकिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। मेल मेकिंग हार्मोन, एक ही हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल मेकिंग हार्मोन है। आवाज़ भारी होना, जो फेशियल हेयर हैं हमारे बॉयज़ के, मुस्टैच और बियर्ड पे आना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, स्पर्म को बनना, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का बनना, ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, और जो जिम वर्कआउट कर रहे होंगे वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इसमें नहीं जाऊंगा मैं ज़्यादा, बस इतना बताऊंगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसको लोग अलग से इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, आजकल जो आप लोग देख रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि आप बॉडी है उनकी, दैट इज़ ऑल फेक। आप उनकी बॉडी जितना नहीं कर पाएंगे रेगुलर नेचुरली। ठीक है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इंजेक्शन लेने की वजह से क्या होता है? उनकी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मेल मेकिंग हार्मोन है। ठीक है, उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, किसी दिन और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मैंने आपको कुछ हार्मोन्स बताए उनके बारे में। देखिए, जैसे एक थायराइड, ये यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करते हैं। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और काम है, वो ADH यानी ग्रोथ, वो उसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और साथ साथ में क्या करती है? कंट्रोल करती है, किसको? बाकी की ग्लैंड्स को भी। ठीक है, तो थायरॉक्सिन का मैं आपको फंक्शन बता दूं, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी को कंट्रोल करती है, ग्लैंड्स को, साथ में ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। उसके बाद एड्रेनलिन मैंने आपको बताया है। ठीक है, किडनी के अबव होता है ये। रेगुलेशन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेक्स मेकिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टिस ये रिलीज़ करती है, ओवरीज एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। ठीक है, पेल्विक रीजन पे होता है ये। चेंजेस आपको दिखाई देते होंगे सेक्स में, मेल में और फीमेल में। फिर उसके बाद इंसुलिन पैनक्रियाज मैंने आपको बताया, बिलो स्टमक होता है, रेगुलेट करती है शुगर लेवल्स को। अब मैंने कुछ आपको बीमारी बतानी है। ये 2 बीमारियां बहुत पूछी जाती हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज हो रहा है तो कौन सी बीमारी होगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज हो रहा है तो आपकी जो एक बीमारी होती है गोइटर, जिसे हिंदी में कहते हैं घेंगा, ये जो थ्रोट वाला पार्ट है, जो ग्लैंड के आसपास का पार्ट है, ये स्वेल हो जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए? आपने देखा होगा टाटा नमक में है बहुत सारा आयोडीन, है ना। ऐड में आपने सुना होगा कि टाटा नमक में है बहुत सारा आयोडीन। तो जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको यूज़ करना चाहिए। रॉक सॉल्ट हम लोग खाते हैं, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बट आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट भी खाना चाहिए, नहीं तो आपको गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये क्या करता है? ये
आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि एक बीमारी है डायबिटीज़, जिसके बारे में बहुत बड़ा सा लेक्चर दे चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि ये क्यों होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन जो हार्मोन है वो अगर सही से रिलीज नहीं होगा बाय पैनक्रियाज ग्लैंड तो वो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को इंजेक्शंस बता दिए जाते हैं इंसुलिन के और कुछ टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। मेटामॉर्फिन करके एक टैबलेट आती है, ठीक है, वो दी जाती है जिससे जो है कि इंसुलिन जो है वो रिलीज़ हो पाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम रिलीज हो पाता है। ठीक है, आपको समझ आया? आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ आपको देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, शुगर लेवल इन द, अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में तो क्या होगा। ठीक है, सेल बाय द पैनक्रियाज सिंथेसाइज इंसुलिन, शुगर लेवल फॉल्स, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन। देखिए आपने कुछ खाया तो उसने क्या किया, जज कर लिया कि आपने कुछ मीठा खाया या फिर नॉर्मल भी खाया, तो पैनक्रियाज ने तुरंत इंसुलिन को रिलीज़ कर दिया। इंसुलिन को रिलीज़ किया, उसने क्या किया, रेगुलेट किया, ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर दिया, और फिर आपकी इंसुलिन जो है उसके बाद रिलीज़ होना बंद हो जाएगी। अगर वो बंद नहीं होती है तो एक और बीमारी हो जाती है, वही डायबिटीज़ का ही सेकेंड स्टेज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल का कम होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल आपको कम होनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो वहाँ पे बीपी, वो जो ब्लड प्रेशर जो शुगर लेवल्स हैं वो कम हो गए तो डायबिटीज़ उल्टा काम करना स्टार्ट कर देती है, तो आपको कुछ मीठा दिया जाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये बंद नहीं होगी, इंसुलिन का सिक्रीट होना बंद नहीं होगा तो आपका रेगुलर मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी जो शुगर लेवल्स है वो डाउन होने लगेगी, वो भी अच्छा नहीं है। तो रेगुलेट करना किसका काम है, पैनक्रियाज का काम है। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इन कहाँ पे होता है भाई बताइए, वेयर इज द ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट्स, तो ये होता है टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ शूट। 1 नंबर का है, 1 वर्ड में ही आंसर करेंगे। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, भाई इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके फादर हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये रहा, मैंने आपको बता दिया है, ये रहा आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हार्मोन को रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, इसके ऊपर तो बहुत चर्चा हो गई है, इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद स्नैप्स, व्हाट स्नैप्स, ये गैप होता है जहां पर रिलीज होते हैं केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो केमिकल सिग्नल में चेंज होते हैं। गैप किसके बीच में होता है, 2 न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, एक नर्व एंडिंग और दूसरी तरफ होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जो क्या करें, ग्रोथ की तरफ रेस्पॉन्ड करें, उन्हें हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑक्सिन हो गया, जिबलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना, ओ सॉरी, फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया और थिग्मोट्रोपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, ये सारी क्या हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जब आपके इंटरनली कोई चीज़ आपको किसी इंटरनल स्टिमुलस के खिलाफ अगेंस्ट आपको कोई चीज़ रेस्पॉन्स करनी होती है, जैसे हंगर हो गया, आपकी एंगर हो गया, ठीक है, और ग्रोथ हो गई, उसके लिए जो एक लिक्विड सिक्रीट होता है आपकी ग्लैंड से, उसे कहते हैं हम लोग हार्मोन्स। ठीक है, विच हार्मोन्स इज हैज इनहेबिट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, बताइए ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन, ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल है। फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, 2 हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट। ठीक है, व्हाट हैपेंस स्नैप्स में क्या होता है बिटवीन 2 न्यूरॉन, व्हाट हैपेंस एट स्नैप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स में चेंज होते हैं, इसी को कहते हैं स्नैप गैप। ठीक है, और उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इस बार मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए भी आपको कुछ दिए हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आई होप इसके आंसर्स जो हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेजेंगे लिख के। आई होप ये चीज़, और आप लिखने की आदत डालिए। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट भी लिखेंगे आप और शॉर्ट भी लिखेंगे, प्लीज़ मुझे भेजिएगा। आई विल वेरी हैप्पी कि आप उस चीज़ का रिस्पॉन्स करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे ही जो है शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे ही हम करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।